Signature Global presents Property Guru. हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे दूं क्योंकि आपका और हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई आपके सवाल थोड़े से अब हमारे पास कम आ रहे हैं, तो pg@moneycontrol.com पर जरा सवालों की आप तादाद बढ़ाएं और अच्छे अच्छे सवाल हमें भेजें। और उसके बाद ढेर सारे सवाल हाजिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक जो वादा आपसे किया था कि अब हम आपको एक और इजी ऑप्शन देंगे, वो है व्हाट्सएप नंबर का, वो भी जल्द आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बहुत सारा आभार। और इसी के साथ करते हैं आज के शो की शुरुआत। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और क्योंकि हम उत्सवों के बीच है, आप भी बिल्कुल उत्सवमयी ही लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं बहुत, तो स्वागत है आपका और सभी उत्सवों की आपको बधाई। चारों तरफ त्योहारों की बात हो रही है, त्योहारों का माहौल है। रियल स्टेट में क्या माहौल चल रहा है उससे हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जीएसटी कट ने एक फील गुड फैक्टर तो दे दिया है। लोग निकल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, शॉपिंग फेस्टिवल्स ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या इस खुशनुमा माहौल का ऐसा ही असर रियल स्टेट में भी देखने को मिल रहा है? विपिन जी, पहले तो आप सभी को स्टूडियो में शुभकामनाएं फेस्टिविटीज की। हमारी इकोनॉमी और हमारी सोसाइटी के लिए ये पीरियड 2-3 महीने का सबसे ज्यादा बिजी रहता है ट्रांजैक्शंस के हिसाब से। और उस दौरान अभी जीएसटी कट हुए, इंटरेस्ट रेट्स पहले से ही नीचे हैं, बैंकिंग लिक्विडिटी अच्छी है, उसके कारण लेंडिंग भी ठीक हो रही है। तो डेफिनेटली स्मॉल टिकट परचेजेस में तो ऑलरेडी डेटा आने लग गया है अप टू कार्स एंड बाइक्स का। हाउसिंग का अभी भी हमें वेट करना होगा कि किस तरह से, मतलब कोई ट्रेंड में कोई चेंज हुआ है। तो ट्रेंड अभी मल्टीपल सिटीज विजिट करने के बाद भी मुझे ये दिखा है कि थोड़ा हायर टिकट साइड पे जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए उधर स्लो डाउन डेफिनेटली दिख रहा है। और ये हम साइक्लिकल भी कह सकते हैं कि बहुत पेंट अप डिमांड कंज्यूम अभी पिछले कुछ सालों में रही और वो यूज भी हो गई। और अब जो है मिड मार्केट हाउसिंग, 1 से 2 करोड़ की प्रॉपर्टीज या अप टू 3 करोड़ प्रॉपर्टीज, इनकी डिमांड काफी ज्यादा है। उसको केटर करने के लिए डेवलपर्स लॉन्चेस डेफिनेटली कर रहे हैं और करने भी चाहिए, बिकॉज ये सेगमेंट का पिछले 1-2 सालों में मेरे हिसाब से निग्लेक्ट हो गया। अभी डिमांड वहां पे ज्यादा है। और पर देखिए, हम अभी भी पूरी जो अर्थव्यवस्था है, ग्लोबल इश्यूज है, उससे बाहर तो नहीं निकल पाए हैं। तो मैं, आप और कई लोग होंगे जो इस पे कोई ट्रेंड ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ इसके बेसिस पे सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक, अभी भी आपके टेरिफ्स जो है इंडिया पे हाईएस्ट टेरिफ्स हैं। हम स्ट्रगल कर रहे हैं आईटी सेक्टर में हायरिंग और H1B इश्यूज एंड ऑल दैट। मतलब बहुत सारी चीजें किस तरह से कैसे इम्पैक्ट करेंगे अभी कुछ क्लैरिटी नहीं। हाउएवर, डेवलपर्स, कस्टमर्स सब अपबीट मूड में, विजिट्स प्रोजेक्ट्स में हर जगह हो रही हैं। 1 से 2 करोड़ की प्रॉपर्टीज में मूवमेंट अच्छा हो रहा है। अभी तक जो पिछले क्वार्टर के कुछ नंबर्स देखने को आए हैं, बुकिंग्स और ये सबके, वो भी ठीक अच्छे ही दिख रहे हैं। अगले 3, 6, 8 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ट्रेंड के बारे में बोलने के लिए। यही मेरा अनुमान यही है रियल एस्टेट को लेके, रेजिडेंशियल। जी, तो ठीक है। सही बात है आपका कहना कि रियल एस्टेट की कहानी थोड़ी अलग थी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये वो उन पे जल्दी से वो असर देखने को मिलेगा। लेकिन जो रियल एस्टेट में है, एक डिफरेंट साइकिल है, एक डिफरेंट चीज़ है। सेंटिमेंट अच्छा हुआ है, ये अच्छी बात है। थोड़े से मार्केट में चेंजेस भी आ रहे हैं। आशीष जी ने बताया कि जो हाई एंड प्रॉपर्टीज़ बिक रही थी वहाँ पे एक स्टैग्नेशन आना शुरू हुआ। जो मिड लेवल का सेगमेंट या अफोर्डेबल था वहाँ थोड़ी शांति सी थी, लेकिन अब वहाँ डिमांड आ सकती है, आ रही है। वैसे प्रोजेक्ट आने शुरू हुए, डिमांड तो थी ही। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है जो शायद इसी फेस्टिवल सीजन से आता हुआ दिखे। एक आध महीने के अंदर हमें शायद वो नंबर्स भी नजर आ जाएंगे, वो एक्चुअल नंबर्स ग्राउंड पे दिखने लग जाएंगे कि क्या चेंज आया, किस तरीके से ये फेस्टिव सीजन आगे बढ़ रहा है या बढ़ा।
तो इस पर बात होती रहेगी डेफिनेटली और ज़्यादा, लेकिन अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। पहले हमारे कॉलर आ गए हैं गगन खन्ना साहब, कॉल आया है दिल्ली से। गगन जी, स्वागत है आपका। क्या पूछेंगे, क्या बताएं, कैसे मदद करें? नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा सर एक क्वेरी है कि एक प्रोजेक्ट है नोएडा में, फूड बाजार के नाम से, भूटानी इंफ्रास्ट्रक्चर का है। ओके। उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 30 लाख रुपीस की है। ओके। मिनिमम 100 स्क्वायर फीट के अंदर है। और इनिशियल जो डिमांड कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि वो 15 लाख रुपीस जो है आप पहले दीजिए और बाकी जब ऑन पोजीशन होगा बाकी का पैसा जो है वो तब दीजिएगा। उस वक्त जो है आपको वो 2% के हिसाब से जो है आपको वो रेंटल ईड भी दे रहे हैं। ओके। तो वही जानना चाह रहा था, क्या ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? अच्छा, थोड़ा और बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में। थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, नाम है फूड बाजार और कुछ एक आपने चीजें यहाँ पे बताई, तो इसमें आपको एग्जैक्टली मिलने क्या जा रहा है? जब तक आपकी वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे तब तक वो आपको रेंट देंगे। ओके। और रेंट भी देंगे वो 2% के हिसाब से। 30,000 मतलब अगर 15 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 30,000 के आसपास आपको वो रेंट देंगे। अच्छा। पर मंथ। ओके। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या ये सही है? क्या इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर, या थोड़ा सा और इसके अंदर जानकारी दी जाए, वो मैं आपसे जानना चाह रहा था। ओके। दूसरा उनका एक ये भी था कि जब पोजीशन देंगे तो पोजीशन के बाद वो 175 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है आपको वो रेंटल अगले 9 साल के लिए देंगे आपको वो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ा समझना पड़ेगा, बहुत सारे इसमें वादे लग रहे हैं। क्या इसका हिसाब किताब है? आशीष जी ज्यादा बेहतर हमें बता पाएंगे। तो आशीष जी, एक चीज और जानना चाहूंगा। हाँ जी। नोएडा जैसे क्षेत्र के अंदर बिल्डर आई थिंक प्रोजेक्ट जो है वो शायद लीज के अंदर होते हैं ज्यादातर। अब अगर वो लीज के अंदर होते हैं तो क्या कोई भी बिल्डर उसको सेल डीड कर सकता है? एक मेरा क्वेश्चन ये भी है। ओके। हालांकि सेल डीड तो बनेगी ही, लीज अपने आप में एक अलग तरीके की चीज़ है जो ज़मीन के मालिकाना हक से जुड़ी हुई है। बहुत सारी लीज वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन फिर भी ये सारे कंफ्यूजन हम लेके चलते हैं आशीष जी के पास। तो आशीष जी, थोड़ा गहरा लंबा डिटेल्ड सवाल है। आई थिंक बहुत सारे और ऐसे लोग होंगे जो खन्ना साहब की तरह ही होंगे और इस तरह की प्रॉपर्टी या इसी प्रॉपर्टी में हो सकता है उनके मन में सवाल है, तो सबके लिए जवाब हो जाएगा। विपिन जी, पूरी तरह तो मैं नहीं सुन पाया, पर देखिए, जब फाइनेंसिंग की पार्ट आती है तो दिल्ली एनसीआर एक बहुत यूनिक मार्केट है। यहाँ पे हर तरह के पेमेंट प्लान्स मिलते हैं। तो आई थिंक इनको एक काफी अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान ऑफर किया गया है, जो नथिंग एल्स बट एक तरह की फाइनेंसिंग ऑप्शन है डेवलपर के लिए भी, कि वो कुछ रेट ऑफ रिटर्न ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन प्रॉमिस करता है और फिर कुछ रेट ऑफ रिटर्न पोस्ट पोजेशन। पर एक और मैं यूनिक चीज बोलना चाहूंगा दिल्ली एनसीआर में, कि इस तरह की कमर्शियल ऑप्शंस मैंने किसी और शहर में इतनी देखी नहीं है, जहाँ पे एक स्ट्रक्चर तरीके से कमर्शियल एक रिटेल को भेजा जाता है। वैसे रिटेल इन्वेस्टर को अगर सेफेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी है कमर्शियल में तो रीट के थ्रू ही करनी चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट के अंदर होती है और कंपनीज के जो 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 रीट्स हैं उनकी रेगुलेशन, दे आर हाईली रेगुलेटेड एंड अंडर इन्वेस्टिगेशन और सेबी रहते हैं, मतलब अंडर परव्यू सभी रहते हैं। ऑब्वियसली रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन फिर वहां पे कम रहनी चाहिए। अब इनका जो है कि भूटानी डेवलपर्स के किसी फूड बाजार में, आई थिंक इट इज फूड बाजार किसी टेक पार्क से रिलेटेड है। भूटानी नोएडा सिटी का काफी नामी प्लेयर है। मैंने काफी कमर्शियल प्रॉपर्टीज इनके देखे हैं और नोएडा में कमर्शियल की एक्टिविटी गुड़गांव के मुकाबले भी कम है, लेकिन अब हम सब जानते हैं कि नोएडा एयरपोर्ट अब कभी भी चालू हो जाएगा जल्दी। इसके कारण जो नोएडा में कमर्शियल का इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है जी। अगर आप एक टेक पार्क के अंदर आप किसी शॉप को ले रहे हैं तो आपके पास एक कैप्टिव ऑडियंस हो जाती है। प्लस ऑब्वियसली इस तरह के मॉल्स वगैरह में आउटसाइडर्स को भी अलाउड रहता है। अभी अगर डेवलपर इनको एश्योरेंस दे रहा है रिटर्न्स की, जो कि मेरे ख्याल से कुछ 5-6% बन रहा है आफ्टर पोजेशन, तो कमर्शियल में इसी तरह का रिटर्न आता है 4 to 5%, 6%, जो कि रेजिडेंशियल से 3 या 4 गुना ज्यादा है। ओके। रिस्क क्या है? हमारे रिस्क ऑफ डिलीवरी है। ओके। हमारे प्रोजेक्ट रेडी होने चाहिए, तो उस हिसाब से तो आई थिंक भूटानी ने डिलीवर करे हैं, पर
दिल्ली एनसीआर में एक और चीज है कि डेवलपर के स्केल के हिसाब से डिलीवरीज टाइम पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाता है देखना। तो आप देख के चलिए कि आपके पास एक अच्छा रीजनेबल टाइम फ्रेम दिया गया है डिलीवरी के लिए। अब उस दौरान आपको एक स्ट्रक्चर्ड पेमेंट प्लान दिया गया है। ओके, तो आप अगर कैलकुलेशन करें तो आपको उस दौरान में कुछ रिटर्न प्रॉमिस किया गया। वो रिटर्न मेरे ख्याल से ऐसा किसी इंटरेस्ट की तरह आता नहीं है, वो बेसिकली प्राइस में एडजस्ट हो जाता है। सो इट इज लाइक अ डिस्काउंट। ओके, कि अगर मैं 3 साल में मुझे हर महीने 2% मिलेगा, 3% मिलेगा, तो मेरा 3 साल के अंदर मुझे कितना पैसा मिलेगा उतना मेरा पर स्क्वायर फीट रेट से वो कम कर लेते हैं। इस तरह से वो स्ट्रक्चर किया जाता है। अब उसके बाद क्या है कि 9 ईयर की लीज शायद इनको प्रॉमिस की गई है, श्योर रिटर्न है। सो ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये जितने वाटर टाइट हो सके वो करने की कोशिश करें, क्योंकि इस पे डिपेंडेंसी हमारी डेवलपर पे है। इंडिविजुअल के लिए वैसे भी अपनी शॉप, अपना फूड कोर्ट और ये सब मैनेज करना नियरली बहुत टफ है। ओके, तो आपको किसी डेवलपर के पास ही जाना पड़ता है। डेवलपर या कोई मेंटेनेंस कंपनी रहती है जो सबको एक साथ लेके चलती है। तो जी। आप इस मानिए कि डेवलपर ही है, और डेवलपर आगे जिसको भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेगा तो वो आपको एक रेट ऑफ रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है। अगर वो कुछ प्रॉमिस कर रहा है तो वो कितने पक्के में लिखा जा रहा है, ये सब एग्रीमेंट, ये होना बहुत जरूरी है। और ऑब्वियसली अगर उसमें रेंटल एस्केलेशंस है, सब है, तो आपकी प्रॉपर्टी बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है, क्योंकि आप कल को ये बेच भी सकते हो। मतलब इट इज लाइक ओनिंग पार्ट ऑफ 100। ओके, सो जिसको आप नो व्हाट शुड आई से फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट की तरह भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आप एक पूरा 1,000 स्क्वायर फीट नहीं खरीद सकते, तो आपको एक 100 स्क्वायर फीट, मतलब देयर आर लॉट ऑफ। मैंने देखा है कि दिल्ली एनसीआर में इस तरह के बहुत वेरिएंट्स है। जैसे आप कोवर्किंग के अंदर 2 चेयर का खर्चा आप दे सकते हो। ओके, अब राइट। डेवलपर को लीज करेगा, आपको उसका रेंट आ जाएगा। तो लॉक एंड की वाली शॉप्स होती हैं जिसमें लॉक एंड की वो आपकी अपनी है, तो आप ये जा सकते हैं आशीष जी इसमें, मतलब आगे बढ़ जाएं। मेरे ख्याल से अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि नोएडा काफी सिग्निफिकेंटली अपमूव दिख किया है, क्योंकि वो अब गुड़गांव की शैडो से बाहर आ रहा है। जी जी। नोएडा एस्टैब्लिशिंग ऑन इट्स ओन, अपना मेट्रो, अपनी रोड, अपना एयरपोर्ट। ओके, सो इट इज कमिंग आउट ऑफ दैट। ठीक है, तो खन्ना साहब आगे बढ़ सकते हैं आप इसमें। आई थिंक बहुत डिटेल में यहाँ पर समझा दिया आशीष जी ने। तो और भी जो लोग हैं इस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, खास तौर पे नोएडा के अंदर ऐसे और भी प्रोजेक्ट और ऑफर्स होंगे। तो खैर हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बात अलग होगी, बट एक मोटा आइडिया उन्होंने दे दिया कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। और जहाँ तक इस पर्टिकुलर की बात है, यू कैन गो अहेड। आगे हम भी बढ़ लें। सुंदर बिष्ट अगले कॉलर हैं और कॉल आई है इस बार पुणे से। बिष्ट साहब स्वागत है आपका। सॉरी फॉर कीप ऑन वेटिंग यू लॉन्ग। क्या सवाल है आपका, वो डिटेल में हमें बताएं। अच्छा, जैसे आपने बताया मैं पूना का हूँ और बॉम्बे में भी थोड़ा बहुत हमारा इंटरेस्ट है। अच्छा। तो ये एयरपोर्ट आने के चक्कर में पनवेल में किसी ने हमें रिकमेंड किया था कि आप पनवेल में जो है एक रेनबो काउंटी है, ये हीरानंदानी के प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ ही में है। तो 2019 में से हम मतलब इन्वेस्टेड है इसके अंदर। तो उसके बाद 2 साल तो इन्होंने हमें कोविड के चक्कर में बता दिया कि इनका ये डिले हो गया है, और रेरा के हिसाब से इन्होंने अगले साल हमें इसका पोजीशन देना है। लेकिन हमने ग्राउंड में जाके अभी मार्च में, अप्रैल में जाके देखा था, तो इनका सिर्फ अभी तक 20% ही काम हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हम सही इन्वेस्टेड है इसमें, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है। तो क्या ये हमारा इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा या इसमें से निकलना ठीक है? ठीक है जी। तो आपको 2019 में किसी ने एयरपोर्ट की बात कही, और अब तो देखिए एयरपोर्ट आ ही गया है, उद्घाटन हो रहा है उसका, तो वो तो शुरू होने जा रहा है। लेकिन ये दुखद बात है कि आपकी ये प्रॉपर्टी, जिसको उस आधार पे उस एयरपोर्ट का सपना दिखा के बेचा गया, वो आप खुद बता रहे हैं 20% से ज़्यादा इसमें काम नहीं हुआ है। अब सवाल ये कि क्या किया जाए। तो आशीष जी फंसे हुए तो लग रहे हैं ये, और क्या इस प्रॉपर्टी से निकल जाए? निकलना कितना आसान होगा? अब एयरपोर्ट जिसकी बात हुई वो तो आ गया, लेकिन अगर 20% ही आज काम हुआ है, 2026 में तो ये डिलीवरी होगी नहीं। रेरा में जाएं, क्या अप्रोच लेनी चाहिए यहाँ? विपिन जी देखिए, इस प्रोजेक्ट से निकलना तो कोई आसान है नहीं। इट इज लाइक बहुत सारे जो स्टक प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस इंडिया, तो पहले तो इनको डेवलपर से ही बात करनी चाहिए। अगर दे आर फाइन कि अगर डेवलपर इनको एग्जिट दे रहा है तो ले लीजिए, आपका पैसा आप रिकवर करिए, कुछ रिटर्न मिलती है वो भी ले लीजिए। बट
आप महारेरा को अप्रोच कर सकते हैं। महाराष्ट्र रेरा बहुत प्रोएक्टिव है, आपको जजमेंट भी आ जाने चाहिए अगर ये फैक्ट्स करेक्ट हैं, तो डेवलपर हैज नो ग्राउंड टू से कि वो सब सही कर रहा है, तो आपके जजमेंट अगर वो एनफोर्स हो जाए तो नथिंग लाइक इट। अदरवाइज तो फिर उसके ऊपर आपको बेटर है कि आप ग्रुप बना के आप इसको लीगल एक्शन करिए, इसको एनसीएलटी या एनसीडीआरसी में लेके जाइए। बट ये सॉल्यूशंस बहुत टाइम टेकिंग सॉल्यूशंस है, और इनका सॉल्यूशन एंड क्या होगा वो बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी बहुत लिटिगेशन है। हम सब डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इन सबको इन चीजों को अवेयर हैं कि ऐसा अक्रॉस इंडिया देखा जा रहा है और हो भी रहा है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी इन्वॉल्व किया कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यही कुछ तरीके हैं इसमें बने रहने का। तो मेरे को काफी इतना अट्रैक्टिव कुछ लग नहीं रहा, अगर अनलेस आपको लग रहा है कि हाँ डेवलपर ने अब काम शुरू कर दिया है और वो रेरा में डेट अपनी चेंज कर रहा है, वो रेरा का रजिस्ट्रेशन को रिफ्रेश कर रहा है और आपको एक पेनल्टी देने के लिए तैयार है, तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि काम कुछ खास हो नहीं रहा, लेबर है नहीं, कुछ नहीं, तो इसमें आगे क्या ही होगा। मतलब आपको इसको लड़के अपना पैसा ही बाहर निकालना होगा। रजिस्ट्रेशन का जो आपने मुंबई में कहा, ये बहुत ये एक्चुअली एक बहुत दुखद बात के ऊपर और एक अनफॉर्चुनेटली एक वो है कि गवर्नमेंट महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ले लेती है। आप किसी अगर 5 बार बिकेगा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तो 5 बार ले लेगी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट इतना आपको अपना टाइटल भी कन्वे कर रही है, सब कर रही है, लेकिन आपको घर मिलेगा नहीं बनेगा उसमें गवर्नमेंट हाँ, ये इसे आयरनी ही कहेंगे कि एक तरफ तो अच्छी बात है कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया। नोएडा के हाल देखिए, वहां लोगों के पास घर हैं पर उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ घर नहीं है लेकिन रजिस्ट्रेशन है, लेकिन दोनों ही स्थितियां खराब है कि बराबर ही हैं कि दोनों ही चीजें आपको चाहिए, किसी एक चीज से काम नहीं चलेगा। वेल, तो इन शॉर्ट डिटेल में बता दिया आशीष जी ने। लेकिन देखिए, दुखद बात है कि ये स्थिति बनी यहाँ पर भी, लेकिन महारेरा एक ऑप्शन है। सही कह रहे हैं, थोड़ी एक्टिव बॉडी है कंपेयर टू अदर रेराज। वहाँ पर आप एक अपना सॉल्यूशन देख सकते हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। लीगल और भी तरीके हैं, बहुत टाइम टेकिंग है। या फिर एक बार डेवलपर से बात कर लें, और आपने कहा 20% भी नहीं हुआ, लेकिन अगर साइट पे कोई एक्टिविटी है, शुरुआत हो गई है, हो सकता है 1.5-2 साल बाद आ जाए। रेरा का प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा, नहीं तो फिर वो किस काम का। तो ये थोड़ी 2-3 चीज़ें हैं, इन्हें एक बार देख लीजिए, फिर हम दोबारा बात कर सकते हैं, या इन मुद्दों पर या इन पॉइंट्स के आधार पर अपनी कॉल लीजिए, क्योंकि आप फंसा हुआ तो है ये मामला, सीधा सीधा इसका उपाय नहीं होगा। एक ब्रेक यहाँ पर अब बनता है, लेकिन ब्रेक पे जाएं उससे पहले, जैसा हमने आपसे वादा किया था कि एक व्हाट्सएप नंबर भी आपको उपलब्ध कराएंगे, ताकि आप और आसानी से सिंपल वे में अपने सवाल हमें भेज पाएं, क्योंकि मेल लिखना कई बार थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है और थोड़ा उतना एडवांस ऑप्शन भी आज की तारीख में उसे नहीं कह सकते। तो लीजिए जनाब, हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, 7045220000। एक बार फिर मैं आपके लिए नंबर बोल रहा हूं, स्क्रीन पर भी आ जाएगा आपकी, 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और हाँ, ईमेल तो मौजूद ही है, pg@moneycontrol.com, क्योंकि ये क्वेरीज बड़ी होती हैं, इनकी लेंथ लंबी होती हैं। ईमेल भेजेंगे तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन अगर नहीं भेज पा रहे हैं या व्हाट्सएप ही करना चाहते हैं, ज़्यादा सुविधाजनक है, तो आपके पास 7045220000 नंबर अब आप हमेशा के लिए नोट करके रखिए और इस पर सवाल हमें भेजिए। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। Signature Global presents Property Guru.